हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 सॉल्व कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोगों को बचे हुए क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने के, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, सभी क्वेश्चन बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है जो कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेज एज फॉलोज। एक कॉन्ट्रैक्टर है, अ कॉन्ट्रैक्टर, लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। यानी क्या बोला है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसकी एक डेडलाइन रहती कि इस तारीख तक के काम पूरा होना चाहिए। उस तारीख से आगे के दिन लग रहे हैं, उस तारीख से और काम आगे बढ़ रहा है, उस तारीख तक खत्म नहीं हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर को देना होता है पेनाल्टी। अब पेनाल्टी क्या है, एज फॉलो, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर उसने एक दिन लेट कर दिया काम तो 200 रुपये पेनाल्टी। 2 दिन लेट हो गया तो दूसरे दिन 250 रुपीज बैठेंगे। पहले दिन 200 रुपीज वसूले जाएंगे, दूसरे दिन 250 रुपीज वसूले जाएंगे, तीसरे दिन 300 रुपीज वसूले जाएंगे, एक्सेट्रा। यानी ऐसा चले जा रहा है। 50-50 रुपये बढ़ते दिख रही है, 50-50 रुपीज बढ़ रहा है पेनाल्टी में हर दिन। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। यानी क्या है, यहाँ बोला भी है हम लोगों को इस क्वेश्चन में, जो पेनाल्टी है फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, यानी हर आने वाले दिन के लिए पेनाल्टी 50 रुपये बढ़ जाएगी प्रीसीडिंग डे से, पिछले वाले दिन से। हर आने वाले दिन के लिए 50 रुपये पेनाल्टी बढ़ जाएगी पिछले वाले दिन से। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। यानी उस कॉन्ट्रैक्टर को टोटल पेनाल्टी कितनी भरनी पड़ेगी अगर उसने अपने काम को 30 डेज डिले किया। 30 डेज डिले किया यानी 30 टर्म्स आएंगी, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, ऐसी टर्म्स आएंगी। आगे 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 बढ़ेंगी 30 टर्म्स। उन सारे 30 टर्म्स का सम पूछा हुआ। तो हम काय का फॉर्मूला यूज करेंगे, सम का, क्योंकि देखो यहाँ पर जो पेनाल्टीज है ये एपी में आते दिख रही है। तो हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे द पेनाल्टी फॉर फर्स्ट डे ₹200, पेनाल्टी फॉर सेकंड डे ₹250, पेनाल्टी for third day is equals to ₹300 and so on. The penalty for each day, each succeeding day penalty for each succeeding day is 50 rupees more than the preceding day. पिछले वाले दिन से अगले वाले दिन 50 रुपये ज्यादा ही रहते। Therefore 200, 250, 300, 350, 400 and so on. This is an AP. ये क्या है, एक AP है, क्योंकि हर दिन 50-50 रुपये बढ़ रहा है ना। और इस AP में here first term is 200, कॉमन डिफरेंस इज 50 और हमें n दिया हुआ है 30, क्योंकि 30 डेज के पेनाल्टी निकालना है, पूरी 30 दिनों की पेनाल्टी। तो हम लोग यूज करेंगे Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a plus n minus 1 into d
30 is equals to 30 upon 2 into 200 plus 30 minus 1 into 50 15 400 plus 29 into 50 15 400 9 5s are 45 5 9s are 45 4 carry 5 2s are 10 और ये 40 ये हो गया 5 और ये हो गया 400 1850 इसके मल्टीप्लिकेशन में अपन समय बर्बाद नहीं करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 27,750 therefore the total penalty paid by contractor for 30 days is rupees 27,750 रुपीस का जो पेनाल्टी है वो उसे पूरे इसमें देना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन को समझिए क्या बोला है उसके हिसाब से लिखे और जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला लगा करके निकाले। आपको सोच समझ के सॉल्व करना है क्वेश्चन। आ रहा ध्यान में? चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट फिर हम लोग पढ़ रहे हैं। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। यानी यहाँ तक के क्या बोल दिया है कि टोटल सम 700 रुपए जो है वो 7 कैश प्राइजेस में बांटे जाने वाले हैं। यानी सातों कैश प्राइजेस का प्लस 700 रुपीज आता है। यानी स्कूल ने डिसाइड किया 700 रुपए के कैश प्राइजेस हम 7 अलग अलग प्राइजेस में बांटेंगे। 700 रुपए के 7 टुकड़े करेंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ ऐसा प्राइस देंगे। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। यानी क्या है जो हर एक प्राइस है ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। यानी जो आने वाला अगला प्राइस है वो पिछले प्राइस से 20 रुपए कम है। यानी फर्स्ट प्राइस अगर ए होगा तो सेकंड प्राइस ए -20 होगा। सेकंड प्राइस ए -20 है तो थर्ड प्राइस ए -20 होगा और -20, फिर चौथा प्राइस और -20 करो और -20 करो। यानी जो सातों जो टर्म्स आ रही है सातों जो प्राइस कैश प्राइस आ रहे हैं ये हर एक प्राइस पिछले वाले प्राइस से 20 रुपए कम 20 रुपए कम 20 रुपए कम 20 रुपए कम होते जा रहा है। तो ये जो सातों कैश प्राइजेस है जिसका सम हमें 700 दिया है ये सातों कैश प्राइजेस कैसे है एपी में लग रहा है अंदाजे से 20-20 रुपए कम हो रहे तो हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। हर एक प्राइस की वैल्यू निकालो। उसके लिए हमें क्या लगेगा पहला प्राइस लगेगा यानी फर्स्ट टर्म लगेगी। पहला प्राइस लगेगा। पहला प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। ये देखो पूरे सातों प्राइस का सम कितना आएगा 700 रुपीज। 7 प्राइजेस है तो n की वैल्यू 7 सम उसका 700 कॉमन डिफरेंस -20 20-20 रुपए कम होते जा रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस किसका है कितने का है -20 का है। यानी हमारे पास में सम भी है n भी है और d भी है। हम उस पर से a निकाल लेंगे सम के फॉर्मूले पर से a निकाल लिया ने हमने फर्स्ट प्राइस निकाल लिए। अब बाकी के प्राइसेस कैसे निकालेंगे -20 कर करके। आराधन में देखो कैसे लिखेंगे सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students. Let A और उसके बाद में ये बोल लेता हूँ each prize
20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। प्रीसीडिंग प्राइस से जो पिछला वाला जो प्राइस है उससे हर अगला प्राइस 20 रुपए लेस है। Therefore, the prices are in AP। प्राइसेस टाइम है AP में। क्यों AP में? क्योंकि 7 प्राइसेस है और हर एक प्राइस क्या होता जा रहा है, 20-20 रुपए कम होते जा रहा है। तो मैं आप बोलूंगा लेट द फर्स्ट प्राइस बी A and common difference B D। फर्स्ट प्राइस क्या है, A है और कॉमन डिफरेंस है D। सो हियर D is equals to how much, -20 and equal to 7। क्योंकि 7 प्राइसेस है कुल मिला के, उनका सम कितना है, 700 है। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, we have Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d। S7 is equals to 7 upon 2, 2a plus 7 minus 1 into d। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ। S7 दिया है 700 is equals to 7 upon 2, 2a plus 6d, 7 upon 2। ये देखो यहाँ से 2 कॉमन आता है, यहाँ बचा a, 2 कॉमन आया तो, और 2 how many are 6, 3s are 6, 2 how many are 6, 3s are 6, 2 3s are 6, 2 3s are 6, ये 2 कैंसिल, ये है 700। ये हो गया 700 is equals to 7 into a plus 3b। इधर ध्यान देना, 700 divided by 7, ये मल्टीप्लाई का 7, a plus 3b, 1 जार 100 जार, 100 is equals to a plus 3 into d की वैल्यू कितनी है, -20, d की वैल्यू कितनी है, -20, a -60, यानी a की वैल्यू कितनी होगी, -60, इधर आएगा तो +60, यानी a की वैल्यू होगी 160। तो फिर मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस ₹160, वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस ₹160 माइनस ₹20, 20 रुपए कम हो रहा है, यानी 140। फिर वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस ₹140 माइनस ₹20, यानी ₹120 आ रहा है। दैट मीन कैसे कैसे प्राइसेस आ रहे, तो 120 आ गया। फिर वैल्यू ऑफ फोर्थ प्राइस ₹120 माइनस ₹20, यानी ₹100। वैल्यू ऑफ फिफ्थ प्राइस ₹100 माइनस ₹20, ₹80। वैल्यू ऑफ सिक्स्थ प्राइस ₹80 माइनस ₹20 is equals to ₹60। वैल्यू ऑफ सेवंथ प्राइस ₹60 माइनस ₹20, यानी ₹40। आ गए ये पूरे प्राइसेस। कैसे निकाले, क्वेश्चन समझिए क्या दिया है। फिर बोले 7 प्राइसेस को बांटा और हर प्राइस 20-20 रुपए से कम है। द प्राइसेस आर इन एपी, तो प्राइसेस क्या में है, एपी में है। तो उसकी फर्स्ट टर्म निकालना था। फर्स्ट टर्म यानी पहला प्राइस, कॉमन डिफरेंस पता था, एन पता था, और सम ऑफ 7 टर्म्स भी पता था, 7 प्राइस कैश प्राइसेस। तो उस पर से हम लोगों ने निकाले। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या बोल रहा है। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। यानी स्कूल के बच्चों ने
स्टूडेंट्स ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए हमारे स्कूल के अंदर के परिसर में और बाहर के परिसर में, इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में ट्रीज प्लांटिंग करेंगे। इट वॉज डिसाइडेड that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying। उनका ये डिसीजन हुआ कि उस क्लास के बच्चे, किसी क्लास के बच्चे कितने ट्रीज लगाएंगे, उतने ही ट्रीज जितने जो नंबर के क्लास में वो पढ़ते होंगे, जो नंबर के क्लास में वो बच्चे पढ़ते होंगे, जो भी क्लास के वो स्टूडेंट्स होंगे, उसी नंबर के ट्रीज उस क्लास के स्टूडेंट मिलकर के लगाएंगे। एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। यानी पूरे फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक सेक्शन है उसका, एक सेक्शन है फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों का, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे पूरे क्लास मिलके उस सेक्शन के पूरे क्लास मिलके एक ही ट्री लगाएंगे। अगर समझो एक आधा क्लास है सेकंड स्टैंडर्ड का, तो सेकंड स्टैंडर्ड है यानी नंबर 2 आ रहा, तो पूरा क्लास मिलके 2 ट्रीज लगाएगा सिर्फ, और ऐसा चलते रहेगा 12th स्टैंडर्ड तक, यानी इट विल गो ऑन अप टू 12th स्टैंडर्ड। यानी 12th स्टैंडर्ड का एक सेक्शन है कोई तो वो कितने ट्रीज लगाएगा? 12 ट्रीज लगाएगा वो सेक्शन। ठीक है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं। सो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स ने कुल मिला के कितने ट्रीज प्लांट किए? फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उन्होंने कितने ट्रीज प्लांट किए होंगे? 3 सेक्शन है, हर सेक्शन में एक ट्री। फर्स्ट स्टैंडर्ड है ना, फर्स्ट के लिए 1, पहले सेक्शन ने 1 ट्री, दूसरे ने 1 ट्री, तीसरे ने 1 ट्री, यानी कुल मिला के फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने कितने ट्रीज लगाए? 3। सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने 2 2 2, 3 सेक्शन है, हर सेक्शन 2 ट्री लगाएगा सेकंड स्टैंडर्ड का, 6। फिर थर्ड स्टैंडर्ड वाले 3 3 3 9, फोर्थ वाले 4 4 4 12। ठीक है, और टोटल ट्रीज कितने लगाए ये पता करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रीज प्लांट बाय क्लास 1 स्टूडेंट निकालेंगे, ट्रीज प्लांट बाय क्लास 2 स्टूडेंट निकालेंगे, ऐसा 12th स्टैंडर्ड तक के निकालेंगे, और वो जो हर एक क्लास में जितने जितने ट्रीज लगाए होंगे उसका प्लस करेंगे, है ना। लेकिन उतना लंबा करना चलेगा क्या? हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड ने 3 लगाया तो सेकंड ने 6, थर्ड ने 9, फोर्थ ने 12, और जो लास्ट क्लास है 12th स्टैंडर्ड 12 + 12 + 12 36 ट्रीज लगाया। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अब इसका टोटल ट्रीज कितना लगाया, तो सम का फॉर्मूला n कितना है? 12, क्योंकि पूरे क्लासेस कितने हैं? 12 क्लासेस है, 12 स्टैंडर्ड्स है ना, तो n की वैल्यू 12। फर्स्ट टर्म यानी 3, क्योंकि स्टैंडर्ड 1 के बच्चों ने 3 ट्रीज लगाए, कॉमन डिफरेंस आएगा 3 3 का। फर्स्ट वाले 3 लगा रहे तो सेकंड वाले 6 लगा रहे, थर्ड वाले 12 लगा रहे, आ रहा ध्यान में? अलग अलग, थर्ड वाले 12 ट्रीज 9 ट्रीज लगा रहे, फोर्थ वाले 12 ट्रीज लगा रहे, यानी हर बार 3 3 का डिफरेंस आएगा। तो d भी है, n भी है, a भी है, सब है, सम निकाल लेंगे, सम ऑफ 12 टर्म्स का फॉर्मूला। आ रहा ध्यान में कैसे करना है? तो देखो, तो अब इसका लिखने का तरीका देखो तुम लोग कैसा। मैं क्या बोल रहा हूं इधर कर, हर एक क्लास जो है वो अपने नंबर के हिसाब से ट्रीज लगाने वाला है। तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 स्टूडेंट्स। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन, हर सेक्शन का एक एक ट्रीज यानी 3। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2 स्टूडेंट्स, 2 + 2 + 2 यानी 6। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 3rd स्टूडेंट, 3 3 3 3 सेक्शन है ना, 9 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेगा।
number of trees planted by class 12 स्टूडेंट्स। 12वीं क्लास के बच्चों ने हर एक क्लास में 12 यानी 36। आराधन में therefore 3, 6, 9, 36 this is an AP। ये AP है, देखो +3 +3 +3 +3 हो गया। so here A is equals to 3, D is equals to 6 minus 3 3 और N is equals to कितना है 12। हमें पूरे टर्म्स का क्या निकालना है, सम। पूरे टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो हम लिखेंगे we have Sn is equals to n upon 2 a1 plus an। लास्ट टर्म भी मालूम है ना हमको, फर्स्ट टर्म भी मालूम है, इसलिए मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। S12 12 upon 2 a1 यानी 3 और ये यानी 36, ये लास्ट टर्म 3 6 9 ऐसा करते करते लास्ट टर्म 36 आएगी। 12 upon 2 into 39 यानी 6 into 39। आराधन में 6 into 39 का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, समय बचाना पड़ेगा हम लोगों को। 6 into 39 आ रहा है 230। तो स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल will plant total 234 trees। ठीक है, या स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल प्लांटेड, क्योंकि प्लांट कर दिए उन्होंने, कितने ट्रीज प्लांट करे उन्होंने 234 ट्रीज। ठीक है, आराधन में किस अंदाज में करना है, तो है बड़ा ही सिंपल, थोड़ा सा केयरफुल होकर के सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है हॉट्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरा बहुत ध्यान से आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with centers alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in figure 5.4. What is the total length of the such spiral made up of 13 consecutive semicircles? क्या बोला है, a spiral is made up of successive semicircles। स्पाइरल पता है ना आपको, ये ऐसा हम लोग स्पाइरल्स बनाते हैं, देखो डिजाइनिंग के लिए है, ये इसको बोलते हैं स्पाइरल्स। अब ये स्पाइरल्स कैसे बने हैं बोलता, सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, यानी एक के बाद एक आने वाले सेमी सर्कल्स से बने हुए हैं। एक के बाद एक आने वाले सेमी सर्कल्स, जैसा ये पहला सेमी सर्कल, उसको ही लगा हुआ है दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल, चौथा सेमी सर्कल, पांचवा सेमी सर्कल, छठवां सेमी सर्कल, सातवां सेमी सर्कल, आठवां सेमी सर्कल, नौवां सेमी सर्कल, 10वां सेमी सर्कल, 11वां सेमी सर्कल, 12वां सेमी सर्कल और 13वां सेमी सर्कल। अब ये 13 सेमी सर्कल्स मिला के जो स्पाइरल बनेगा, बोले पहले सेमी सर्कल के लिए सेंटर रहेगा ए, दूसरे सेमी सर्कल के लिए सेंटर रहेगा बी। पहले सेमी सर्कल के लिए सेंटर ए, दूसरे सेमी सर्कल के लिए है सेंटर बी, तीसरे सेमी सर्कल के लिए सेंटर है ए, चौथे सेमी सर्कल के लिए सेंटर है बी, पांचवें सेमी सर्कल के लिए सेंटर है ए, छठवें सेमी सर्कल के लिए सेंटर है बी। ऐसे सेंटर भी शिफ्ट हो रहे हैं। और पहले सेमी सर्कल की रेडियस है 0.5, तो दूसरे सेमी सर्कल की रेडियस है 1.0, तीसरे सेमी सर्कल की रेडियस 1.5 है, तो चौथे सेमी सर्कल की है 2.0 और ऐसे ही बढ़ते जा रही है, यानी पांचवें की रहेंगी 2.5, छठवें की रहेंगी 3.0, ऐसी क्या बढ़ते जा रही है, रेडियस भी बढ़ते जा रही है सेमी सर्कल की। अब हम लोग ऐसे व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive सेमी सर्कल। 13 लगातार जुड़े हुए सेमी सर्कल जब जुड़ेंगे तो पूरे स्पाइरल की लेंथ क्या होगी, बोले पूरे स्पाइरल की लेंथ क्या होगी ये निकालना है। पूरा जो लंबा बनेगा, यानी ये देखो ये ऐसा, पहला सेमी सर्कल,
दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल, चौथा सेमी सर्कल, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, 11वां, 12वां और ये हो गया 13वां सेमी सर्कल। यानी यहां से जो सेमी सर्कल शुरू हुए यहां पर आकर 13 सेमी सर्कल हुए, जैसा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 सेमी सर्कल, ये 8 सेमी सर्कल, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। ऐसे 13 सेमी सर्कल। ये पूरे 13 सेमी सर्कल मिला करके जितना भी लेंथ बनेगा उस पूरे लेंथ का सम, यानी पूरे लेंथ का सम, पूरे सेमी सर्कल्स के लेंथ का सम, यानी लेंथ ऑफ स्पाइरल हो जाएगा। लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या है? सम ऑफ लेंथ्स ऑफ सेमी सर्कल्स। पूरे सेमी सर्कल्स की लेंथ का सम, लेंथ यानी ये पूरी लेंथ गिनना पड़ेगी, कितनी लेंथ है, कितनी लेंथ है, और पूरे सेमी सर्कल्स की लेंथ का करना पड़ेगा प्लस। ठीक है, करना पड़ेगा प्लस। तो ठीक है, हम लोग क्या बोलते, देखो पहले सेमी सर्कल की जो लेंथ है उसको L1 बोलते, दूसरे सेमी सर्कल की लेंथ को L2, तीसरे की L3, चौथे की L4, पांचवें की L5, छठवें की L6, ऐसे 13 तक के। ठीक है, और लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? देखो लेंथ ऑफ सर्कल यानी सरकमफरेंस होता है पूरा, पूरे सर्कल का लेंथ, पूरे सर्कल का लेंथ यानी सरकमफरेंस, जो कि होता है 2 पाई r। यहाँ में सेमी सर्कल का लेंथ चाहिए, यानी सर्कल के सरकमफरेंस का आधा, यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r, यानी 2 कैंसल, पाई r। लेंथ ऑफ सर्कल क्या आएंगी? पाई r। तो पहले इसकी लेंथ क्या रहेंगी? पाई r, यानी पाई इंटू 0.5। फिर दूसरा सेमी सर्कल की लेंथ रहेगी पाई इंटू 1.0, पाई r आ रहा है ना लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, पाई r। फिर तीसरे की पाई इंटू 1.5, चौथे की पाई इंटू 2.0, पांचवे की पाई इंटू 2.5। फिर हम लोग देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है ये बिल्कुल एक कांस्टेंट नंबर से बढ़ रही है। हर सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो पहले कोई भी सेमी सर्कल, कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल लोगे एक के बाद एक वाले सेमी सर्कल, तो उनके बीच में की जो गैप है, लेंथ की जो फर्क रहेगा, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ, वो रहेगा फिक्स, वो रहेगा फिक्स। तो हम बोलेंगे जो लेंथ है सेमी सर्कल्स की वो एपी में रहने की वजह से फिर हम लोग लगाएंगे सम ऑफ लेंथ का फॉर्मूला, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला, जहां पे एन रहेगा 13 सेमी सर्कल्स है। फर्स्ट टर्म यानी पहले सेमी सर्कल की लेंथ, और कॉमन डिफरेंस यानी जो हर एक सेमी सर्कल कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स में का डिफरेंस आएगा वो। तो देखो अभी इसको लिखता कैसा होगा, हमको हिंट में ही दिया है, लेट द लेंथ्स ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स बी L1, L2, L3 ऐसा। Let the lengths of successive semicircles be L1, L2, L3, L4 and so on up to L13, क्योंकि पूरे कितने सेमी सर्कल्स है? 13 सेमी सर्कल्स है। ठीक है, अब मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 पाई r। सर्कल का लेंथ कितना होता है? 2 पाई r। यहाँ सेमी सर्कल है यानी सर्कल का आधा, यानी सर्कल के सेमी सर्कल का जो भी लेंथ आता होगा उसका आधा। अब ये 2 कैंसल, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मालूमात होने होना। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कितनी आ गई? लेंथ ऑफ सेमी सर्कल पाई r, पाई r। तो पहले हम लोग लेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट सर्कल L1, पहले सर्कल की लेंथ कितनी होगी? पाई इंटू r, पहले इसके लिए r कितना है? 0.5। L2 पाई इंटू 1.0, L3 पाई इंटू 1.5। ठीक है,
L4 पाई इंटू 2.0 एंड सो ऑन, ऐसा चल ही रहा, ठीक है। Therefore lengths of semicircle are, क्या है लेंथ, पाई इंटू 0.5 पाई इंटू 1.0 पाई इंटू 1.5 पाई इंटू 2.0 एंड सो ऑन, ठीक है। यह है लेंथ। अब हम लोग चेक करेंगे L2 माइनस L1 पाई इंटू 1.0 माइनस पाई इंटू 0.5 यानी पाई इंटू 1.0 माइनस 0.5 यानी पाई इंटू 0.5। L3 माइनस L2 पाई इंटू 1.5 माइनस पाई इंटू 1.0 यानी पाई इंटू 1.5 माइनस 1.0 यानी पाई इंटू 0.5। L4 माइनस L3 पाई इंटू 2.0 माइनस पाई इंटू 1.5। L4 क्या है, ये है ना, ये L4 माइनस L3 यानी पाई इंटू 2.0 माइनस 1.5 यानी पाई इंटू 0.5। Therefore the lengths of semicircle is in arithmetic progression। काय में लेंथ जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, प्रोग्रेशन में। Therefore a जो है, a यानी L1 यानी पाई इंटू 0.5, d जो आ रहा वो क्या आ रहा, पाई इंटू 0.5 आ रहा। अब हमें पूरे स्पाइरल का लेंथ का सम पूरे स्पाइरल का सम निकालना, पूरे स्पाइरल की लेंथ निकालना है, यहां से लेके तो यहां तक के पूरे स्पाइरल की लेंथ निकालना है। तो मुझे सारे सेमी सर्कल्स की लेंथ का करना पड़ेगा प्लस सारे सेमी सर्कल्स यानी n की वैल्यू 13 आएगी, n की वैल्यू 13। चलो ये डायग्राम का काम हो गया, मैं इधर सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब मैं लिखूंगा एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखो एस 13 अपॉन 2 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी 13 अपॉन 2 2a प्लस 12d। आगे देखो 13 अपॉन 2, ये देखो 2 ले रहा हूं मैं कॉमन, a प्लस 6d, 6 2 12 होता ना, अब ये हो गया 2 2 कैंसल, इधर ध्यान देना 13 इंटू इधर ध्यान देना a यानी पाई इंटू 0.5 प्लस 6 इंटू 6 इंटू डी यानी पाई इंटू 0.5। तो यहां से देखो क्या कॉमन निकल रहा, पाई इंटू 0.5 1 प्लस 6 13 पाई इंटू 0.5 इंटू 7। अब ये 13 ये होगा 22/7 और ये देखो 5 को मैं लिख रहा 5/10 क्योंकि 0.5 का मतलब क्या होता है 5/10 होता है ना, 5/10 उतना आना चाहिए आप लोगों को। ये है 7, ये 7 कैंसल, 5 1 जार 5 2 जार, तो आ गया 13 इंटू 22 इंटू 1/2, ये हो गया 1 जार, ये हो गया 11 जार, ये हो गया 13 इंटू 11 यानी आ गया 143। Therefore मैं बोलूंगा टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। पूरी इसकी लेंथ कितनी है 143 सेंटीमीटर लेंथ है। कैसे निकाले समझ में आया ना। पहले हर एक सेमी सर्कल की लेंथ लिए, हॉट्स प्रॉब्लम है लिखने का तरीका, बाकी सारी चीजें की मालूमात ये होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम लोगों ने पूरा सॉल्व करते करते आए, आप लोग अच्छे से ये करोगे। ये डायग्राम बनाना नहीं है, ये डायग्राम मैंने समझने के लिए बताया आपको कि अपने को जितने भी सेमी सर्कल है सभी सेमी सर्कल्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी, L1 L2 L3 L4 L5 L6 सब आराम में, और पूरे लेंथ्स का करना पड़ेगा
अपना सम, ठीक है। तो सम करने के लिए हम लोगों ने इसमें क्या यूज करे कि जो लेंथ है वो सेमी सर्कल्स की जो लेंथ है ये एपी में है, बोले एपी में है तो ए क्या हो जाएगा ये, डी क्या हो जाएगा ये, और एन है हमारे 13 सेमी सर्कल यानी एन की वैल्यू 13। फिर लगाया हमने एसएन का फॉर्मूला। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग जा रहे हैं 19th क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, 200 logs आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। लॉग्स पता है ना आपको, जो पेड़ के कटे हुए जो बड़े बड़े स्टेम वाला जो पार्ट रहता है ना, पूरा बड़ा वाला जो बार्क वाला जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है लॉग्स। 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 logs इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो, 17 इन द नेक्स्ट रो, ऐसा एक के ऊपर एक लॉग्स रखे गए हैं। पहले इसमें 20 ये पूरा जो बार्क वाला जो पार्ट है ट्रीज का काट के वो रख दे। फिर उसमें उसके ऊपर में 19, ठीक है, फिर 18 यानी पहले 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 फिर 16, ऐसा ऐसा करते जा रहे हैं। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड। ये जो पूरे 200 logs है ये 20 18 17 करते करते कितने रोज में ये logs रख लिए जाएंगे, कितनी रोज लगेगी। जैसे ये पहली रो है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, कितनी रोज लगेगी। जो टॉप रो रहेगी वो लास्ट रो रहेगी, जो टॉप पे रहेगी रो, जो टॉप रो रहेगी वो लास्ट रो रहेगी। वो टॉप रो की पोजीशन पता करना है, पोजीशन पता करना है यानी एन की वैल्यू पता करना है। लास्ट टर्म कौन सी आ रही, टॉप रो कौन से पोजीशन पे आ रही, वो टॉप रो की पोजीशन पता करना है। हाउ मेनी रोज 200 logs आर प्लेस्ड, कितने रोज में, यानी जो भी टॉप पोजीशन रहेगी, जो भी टॉप लेवल की रो रहेगी उसका पोजीशन पता करना पड़ेगा। एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो, यानी टॉप रो में कितने logs लगे गए हैं, कितने logs है, यानी टॉप रो के लिए an भी निकालना है। लेकिन an निकालने के पहले हमें कितनी रोज आ रही वो पता करना पड़ेगा। कितनी रोज यानी लास्ट रो यानी टॉप रो का n पता करना पड़ेगा, n टॉप रो का n। उसके लिए हमें पूरा सम दिया हुआ है, कितने logs है 200। हर logs के बीच में का फर्क कितने कितने logs कम होते जा रहे हैं, 1 logs कम होते जा रहे हैं। यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, -1 -1 होते जा रहे हैं ना, हर एक ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो -1 डी भी दिया है -1, एसएन दिया हुआ है 200, फर्स्ट टर्म है 20 ए है। अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है ये दिया हुआ है ना, नहीं एन नहीं दिया है, कौन से लेवल पे एन निकालना है। ये एसएन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, उससे हम एन निकालेंगे। एन मिल गया यानी कितने रोज में अपन उसको प्लेस कर सकते हो वो मिल गया। ये 200 logs को कितने रोज में प्लेस कर सकते हो वो मिल जाएगा। एन यानी लास्ट रो रहेगी, यानी उतने ही रोज में हम लोग वो logs को रख सकेंगे। और उस लास्ट रो यानी टॉप रो में कितने logs आएंगे वो भी निकाल करके देना। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। There are 20 logs in bottom row, bottom row 19 logs in row in next row and so on यानी 18 logs लिख लेता हूं, 18 logs in the row next to it and so on, ऐसा ही चलेगा। आ रहा है ध्यान में? तो मैं बोलूंगा therefore 20 19 18 ऐसा चले जा रहा है। This is an arithmetic progression। क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये? क्योंकि हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने के पहले ये करो, a2 माइनस a1 करो, 19 माइनस 20 माइनस 1, a3 माइनस a2 करो, 18 माइनस 19 इज इक्वल्स टू -1, a4 माइनस a3 करो,
17 माइनस 18 इज इक्वल्स टू -1, ऐसा ही आ। देयरफॉर अब बोलेंगे दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस आ रहा है, हर रो में एक एक कम लगाते जा रहे हैं हम लोग, -1 आ रहा। सो हियर ए कितना है 20, पहले रो में कितने हैं 20 लॉग्स है। डी कितना आ रहा -1 आ रहा ये, ठीक है। और सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया हुआ है 200, क्योंकि टोटल लॉग्स कितने हैं 200। अब हम लोग लगाएंगे Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो ये कितना है 200 लॉग्स है, n पता करना है 2 इंटू 20, क्योंकि पहले इसमें 20 है, n पता करना है, और d कितना है -1। ये देखो 200 n/2 40 प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस यानी माइनस n-1 इंटू 1 n/2 40, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी असर नहीं होगा। ये हो गया 200 इज इक्वल्स टू n/2 40 माइनस n माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा। देखो ये 2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हो जाएगा 41, ये 40 + 1 41 माइनस n हो गया। अब देखो ये हो गया 400 इज इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर, n इंटू n, इसको इधर ले लो, n माइनस n स्क्वायर का हो जाएगा प्लस n स्क्वायर, माइनस प्लस 41 का हो जाएगा -41 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। इसको उठा के इस साइड कर दिए। अब इसके करेंगे हम लोग फैक्टर्स, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म वाली टेक्निक। कितना आया 400n स्क्वायर आया, तो हमको करना पड़ा 25 इंटू 16n, ठीक है, ये हो जाएगा 41n। आप लोग चेक भी कर लो, लगे उतना ही आएगा, 25 और 16 ही आएगा, ठीक है। अब इसको मिडिल टर्म को माइनस का साइन है, मिडिल टर्म को, तो इसको माइनस, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तभी जाके वो प्लस बना ऊपर में 400। ये आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये करे, ठीक है। अब इसमें से n कॉमन, तो n-25, यहाँ से -60 कॉमन, तो n-25 आ जाएगा। ये अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भरपूर सॉल्व किया है, n-25 कॉमन ले लिए तो n-16 इक्वल्स टू 0 आ गया। Therefore n is equals to 20, n-25 इक्वल्स टू 0 आएगा, या फिर n-16 इक्वल्स टू 0 आएगा। दोनों में से कुछ भी 0 आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया n is equals to 25, -25 उधर जाएगा 0 के तरफ तो +25 हो जाएगा, और 0 + 25 यानी 25, n -16 उधर जाएगा तो +16, 0 + 16 यानी 16। तो हम लोग को पहला आंसर मिल गया 200 logs कैन बी प्लेस्ड इन 25 और 16 रोज। एक तो 25 रोज में भर सकते हैं, या तो फिर 16 रोज में। एक तो 25 रोज में भरा जा सकेगा उसको, या तो फिर 16 रोज में भरा जा सकेगा, या तो 25 रोज में या तो फिर 16 रोज में, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब हमें सिर्फ यही पूछा हुआ है क्या, इन हाउ मेनी रोज, यानी 25 रोज या 16 रोज, यही नहीं पूछा। टॉप रो में कितने ये रहेंगे, लॉग्स रहेंगे, टॉप रो में कितने लॉग्स रहेंगे। तो टॉप रो कौन सी हो सकती है, एक तो 25वें नंबर की रो टॉप रो हो सकती है, या तो 16वें नंबर की रो, क्योंकि 25 रो में भरा जा रहा है तो टॉप रो ही तो 25वें नंबर पे रहेंगी ना, या 16 रो में भरा जाएगा तो 16वें नंबर पे रहेंगी ना टॉप रो। तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो। टॉप रो कौन सी है 25th, यानी A25, क्या हो जाएगा a + 25 - 1 × d। व्हाट इज a 20
प्लस 24 इंटू -1, 20 माइनस 24 इज इक्वल्स टू -4। मैं बोलूंगा A25 इज इक्वल्स टू -4 इज अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ लॉग्स कैनॉट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं नेगेटिव? अरे नंबर ऑफ लॉग्स माइनस में आएंगे क्या? वो जो हम लोग स्टेम्स गिनते रहेंगे, वो बार्क्स गिनते रहेंगे, वो जो रहेंगे पूरे गोले तुम्हारे इसमें दिख रही होंगी वो डायग्राम टेक्स्ट बुक में, तो उसको माइनस में रहेंगी क्या उसकी गिनती? तो ये अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ, ये देखो दोनों के लिए करना है, एक बार 25 के लिए कर लिए, एक बार 16 के लिए करना पड़ेगा। इसके बाद में अब हम लोगों को 16 इसके लिए करना है। नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो, यानी A16, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी 20 प्लस 15 इंटू -1, यानी 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5। Therefore there are 5 logs in the top row। टॉप रो पे कितने लॉग्स रहेंगे? 5। ये हम लोगों ने यहाँ से शुरू करे थे, यहाँ तक पे सॉल्व करे और बाद में आराधन में इस वे में हम लोगों ने ये 19th क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्या दिया है वो समझो और इस वे में कर लो इसको सॉल्व। आराधन में यहाँ पे पहला आंसर मिला, फिर ये सेकंड आंसर। सेकंड आंसर अपने को दोनों के लिए करना है, एक बार 25 के लिए, एक बार 16 के लिए। 25 के लिए वो वैलिड नीड है ना, 16 के लिए आ गया। ठीक है, चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 20, आओ चलो देखते हैं। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो रेस में पोटैटो पिक कर करके बकेट में डालने की रेस में एक स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट रखी हुई है। ठीक है, पोटैटो रेस है, पोटैटो उठा उठा के बकेट में डालना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट रखी हुई है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यानी जो पहला पोटैटो है उससे वो बकेट कितने दूर है? 5 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर दूर है पहला पोटैटो और बकेट। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी पहला पोटैटो बकेट से 5 मीटर दूर है, लेकिन बाद में हर पोटैटो 3-3 मीटर के दूरी पे, हर एक पोटैटो उसके बाद में 3-3 मीटर के दूरी पे, हर एक पोटैटो 3-3 मीटर के दूरी पे स्ट्रेट लाइन 3-3 मीटर के दूरी पे। यानी पहले पोटैटो के बाद में अगला पोटैटो 5 + 3 8 मीटर, फिर अगला 8 + 3 11 मीटर यहाँ से बकेट से, फिर उसका अगला 11 + 3 14, यानी बकेट से 14 मीटर की दूरी पे अगला, फिर और +3 वो करके ऐसे पोटैटोस रखे गए हैं। There are 10 potatoes in a line। एक लाइन में पूरे रेस में कितने पोटैटोस है? 10 पोटैटोस। यानी कितने पोटैटोस उठाना है उसे? 10 पोटैटोस उठाना है। ठीक है, ये हमको सिचुएशन दी हुई है कि हर पोटैटो, पहला पोटैटो 5 मीटर पे है, फिर उसके बाद में हर एक पोटैटो +3 मीटर दूरी पे है। ठीक है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट एंड पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। यानी कॉम्पिटिटर कहाँ से चालू करता है? बकेट के से शुरू करता है एंड पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। सबसे पहले क्या करता है? 5 वाला पोटैटो उठाता है, यहाँ से चला 5 मीटर चल के पोटैटो उठाया एंड रन्स बैक विद इट एंड ड्रॉप्स इट इन द बकेट। यानी उठाया पोटैटो और फिर वापस डाल दिया बकेट में ला करके डाल दिया। रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर दूसरा पोटैटो उठाने जाता है, दूसरा पोटैटो उठा करके पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो एंड रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन। फिर से दूसरे पोटैटो उठा करके क्या करता है? वापस लाके डालता है। यानी क्या हो रहा है? एंड सो ऑन बोला, एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। ऐसे जाना,
पोटैटो उठा के वापस आना, बकेट में डालना, फिर जाना, फिर वापस आना, फिर जाना, फिर वापस आना, है ना। तो ऐसा उसने कितनी बार किया, जब तक पूरे पोटैटोस बकेट में नहीं चले जाते हैं ना। ऐसा उसने 10 बार किया पूरे 10 पोटैटो डालने के लिए। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपेटिटर हैज टू रन, पूरा डिस्टेंस कंपेटिटर कितना रन करेगा। देखो पहले पोटैटो को उठाने के लिए 5 + 5, उठा के बकेट में डालने के लिए 5 + 5 यानी 2 × 5, फिर अगले वाले के लिए 5 + 3, 5 + 3 जाने का, 5 + 3 आने का, आराधन में यानी कितना हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 16, 8 + 8 16, फिर ये 8 + 3 हो गया 11, यानी 11 जाने का 11 आने का, यानी हर बार क्या हो रहा है तुम्हारा, 2 बार जाना पड़ रहा है उसको, जाना और आना सेम डिस्टेंस। एक पोटैटो उठाने के लिए 2 बार कवर कर रहा हूँ, एक बार जाने का डिस्टेंस, एक बार आने का डिस्टेंस। अब मैं ये पूरे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे हम लोग। पहले पोटैटो ने कितना डिस्टेंस लिया, दूसरे पोटैटो ने, तीसरे पोटैटो ने कितना, चौथे पोटैटो ने कितना, और फिर पूरे डिस्टेंसेस का करेंगे प्लस। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, चेक करेंगे। देखो हर एक पोटैटो है, पहले पोटैटो के बाद में +3 मीटर दूर रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंसेस आ रहे हैं हर एक पोटैटो के, वो हो सकता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो S10 का फॉर्मूला लगा देंगे। कितनी बार डिस्टेंस कवर कर रहा हो, 10 बार, क्योंकि कितने पोटैटोज है, 10 पोटैटोज है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक केस का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस रन टू पुट फर्स्ट पोटैटो इन द बकेट, डिस्टेंस रन टू पुट सेकंड पोटैटो इन द बकेट, ऐसा सब निकालेंगे सभी डिस्टेंसेस, और चेक करेंगे वो डिस्टेंसेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाते हैं तो सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे। चलो तो इसको लिखना कैसे, दिखने में ये बहुत ऐसा दिख रहा, लिखना बहुत सिंपल है। देखो डिस्टेंस रन टू पुट फर्स्ट पोटैटो इन द बकेट, पहले पोटैटो को बकेट में लाने के लिए, डालने के लिए उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, 5 मीटर जाने का, 5 मीटर आने का, यानी 2 × 5 मीटर यानी 10 मीटर, ठीक है। फिर सेकंड डिस्टेंस रन टू पुट सेकंड पोटैटो इन द बकेट इज इक्वल्स टू 2 × देखो 5 + 3, अगला कितने दूर है, +3 मीटर दूर है पहले वाले से, 5 + 3 इज इक्वल्स टू 2 × 8 इज इक्वल्स टू 16 मीटर। आराधन में यानी क्यों, देखो ना 8 मीटर जाने के, 8 मीटर आने के, ठीक है। उसके बाद में डिस्टेंस रन टू पुट थर्ड पोटैटो इन द बकेट, थर्ड पोटैटो डालना है तो 2 टाइम्स जाना और आना। देखो यहां तक के हो गया 8, 8 + 3, 8 + 3 11, यानी 2 × 11, 8 तक तो यहाँ तक के हो गया था, यहाँ तक के 8 + 3 और बढ़ गया, यानी 2 × 11 यानी 22 मीटर, और सो ऑन अप टू 10 पोटैटोज। कब तक चलेगा ऐसा, 10 पोटैटो तक के चलेगा, क्योंकि देयर आर टोटल 10 पोटैटोज। Therefore 16 मीटर अपना 10 मीटर पहला, 16 मीटर, 22 मीटर एंड सो ऑन। दिस इज एन एपी, ये एक एपी है, क्योंकि आप लोगों को क्लियर दिख रहा जो डिस्टेंस बढ़ रहा है वो +6 +6 +6 +6 +6 मीटर बढ़ रहा। हर बार जो अगला पोटैटो उठाने जा रहा है वो डिस्टेंस कितनी बार बढ़ते जा रहा है, 6 मीटर बढ़ते बढ़ते जा रहा है। दिस इज एन एपी,
therefore here a is equals to 10, d is equals to 16 minus 10 is equals to 6 आ रहा ध्यान में। और हम लोगों को निकालना है पूरा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, वो हम लोग कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, सम के, और इसीलिए सम कितने डिस्टेंसेस का, 10 डिस्टेंसेस का सम है, इसलिए n की वैल्यू 10। तो Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, तो S10 is equals to 10 upon 2, 2 into 10 plus 10 minus 1 into 6, ये हो गया 5, 20 plus 9 into 6 आ रहा है ध्यान में, 9 into 6, 5 into 20 plus 9 6 are 54, ये हो गया 5 into 74, ये हो गया 20, 7 5 are 35, 370 मीटर। यस, तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, टोटल डिस्टेंस run by the girl is 370 मीटर। कितना डिस्टेंस उसने रन करी है, कितना डिस्टेंस रन करी है, 370 मीटर। और बनाए कैसे वो ध्यान में रखो, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दिख रहा, लेकिन बस उसमें से समझना है क्या हो रहा, वो क्वेश्चन में से डाटा समझ गया क्या होना है और लिखना कैसा है वो थोड़ा सा दिमाग में ला लिए तो पूरा सॉल्व होता। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को लगती है प्रैक्टिस, ठीक है। इसी के साथ में हमारा यहाँ पर ये एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो गया। मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय बाय।